डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर डैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जानने के लिए हम पहले एक डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक कार है और यहाँ पे एक मैकेनिक है जो कि इस कार की सर्विस कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं जो एक कार रहती है, टाइम के साथ साथ इसको मेंटेनेंस, इसको रिपेयर करने की नीड पड़ती है, ताकि जब हम इस कार को रिपेयर करेंगे, जब हम इसको मेंटेन रखेंगे, तभी हमारी जो कार है ये स्मूथली रन करेगी। इन द सेम वे जो एक ह्यूमन बॉडी भी रहती है, इस ह्यूमन बॉडी को भी नीड रहती है सर्विस की, इसको भी नीड रहती है मेंटेनेंस की, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन रहता है। वो लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद वो सेल डेड होती है। तो अगर इस बॉडी की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी, अगर इसकी सर्विसिंग नहीं की जाएगी, तो ये बॉडी जो है डेड हो जाएगी विथ इन सम टाइम। तो इसीलिए हमारी इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे इस बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी इस बॉडी को अलाइव रखने के लिए हमें भी इस बॉडी को कुछ सर्विसेज देने पड़ते हैं। अब वो सर्विसेज क्या होते हैं? ग्रेट, वही सर्विसेज होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। चलिए जानेंगे हम इन लाइफ प्रोसेसेस को कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। गुड, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं सिंपली ऑल द प्रोसेसेस विच कीप्स एन ऑर्गेनिज्म अलाइव और मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि जो एक ह्यूमन बॉडी रहती है, इस ह्यूमन बॉडी को भी रिपेयर करने की नीड पड़ती है टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम रहता है। और हमारे बॉडी के सेल्स जो रहते हैं, इन बॉडी के सेल्स को एनर्जी की नीड होती है, इन सेल्स को फूड की नीड होती है, तभी जाके ये हमारे सेल्स अलाइव रहेंगे और एक ह्यूमन बॉडी भी अलाइव रहेगी। तो अब ये लाइफ प्रोसेसेस ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस को कहलाएंगे हम, जिनकी हेल्प से ये एक बॉडी अलाइव रहेगी, ये एक बॉडी जिंदा रहेगी और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब कि इस बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब रहता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है मेकिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स का बनना, डेट इज सिंपली एनाबॉलिज्म। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स बनते हैं। दिस इज द एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म इज सिंपली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड आवर बॉडी। हमें पता है कि हम फूड ऑब्टेन करते हैं जब एक सेल के पास एक फूड मॉलिक्यूल पहुंचता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पहुंचता है इस सेल के पास। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है इस सेल के अंदर और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज द कैटाबॉलिज्म। तो सिंपली हम कहेंगे अब लाइफ प्रोसेसेस ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म अलाइव रहता है, जिंदा रहता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। गुड, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। तो अब जो ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, यही ये जॉब करते हैं हमारे बॉडी में कि ये हमारे बॉडी को मेंटेनेंस रखते हैं, ये हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे बॉडी में रिपेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम में से कभी कोई इंजरी लगती है तो हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं वो इंजरी जो रहती है वो ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाती है, वो हील अप हो जाती है। तो ये भी काम रहता है हमारे इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस का कि हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखे, हमारे बॉडी को रिपेयर करते रहे टाइम टाइम पे। तो ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस को हम सिंपली नाम देते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ग्रेट, अब ऐसे लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं ये सारे काम करने के लिए? ग्रेट, वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज सिंपली डाइजेशन। हमें पता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इसको फूड की नीड पड़ती है, इसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें बाहर से लानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी हम बाहर से कैसे लाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम फूड खाते हैं। अब फूड हमारी बॉडी ऐसे ही तो यूज़ नहीं करेगी, इस फूड को ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स रहता है। तो उस कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना होता है पहले। तो ब्रेक करने के बाद हमें सिंपल
फूड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी सेल उसको यूज़ कर सकती है। तो ऐसे एक प्रोसेस के लिए हमें पहली इंपॉर्टेंट प्रोसेस चाहिए, दैट इज़ डाइजेशन। गुड। तो डाइजेशन अब हमें कैसे हेल्प करती है हमारे बॉडी को मेंटेनेंस रखने में? हमारी बॉडी को नीड पड़ती है टाइम टू टाइम एनर्जी की, ऑलवेज एनर्जी की नीड पड़ती है। जैसे कि एक कार रहती है, अगर हमें इस कार को चलाना होगा तो हमें इस पर पेट्रोल ज़रूर डालना है, इसको चलाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। इन द सेम वे हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लाने के लिए हमें फूड खाना पड़ता है, लेकिन फूड अब ऐसे ही हमें एनर्जी नहीं देगा, इस फूड को हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो वो फूड को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो नीड लगती है, दैट इज़ डाइजेशन। गुड। अब ये फूड हमारे बॉडी में तो पहुंच गया, लेकिन एनर्जी रिलीज करने के लिए ओनली फूड सफिशिएंट नहीं होता है, इस फूड को चाहिए ऑक्सीजन। ग्रेट। जब इस फूड को ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुँचाता है और एक प्रोसेस जिसको हम सिंपली कहते हैं रेस्पायरेशन। ग्रेट। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये जब एक फूड मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो गया, ऑक्सीजन उसको मिला भी, लेकिन हमारे बॉडी में अब निकलते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो फूड होता है हमारे बॉडी में, ये फूड 100% यूज़ नहीं होता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हमारी बॉडी से रिलीज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हमारी बॉडी कंप्लीटली मेंटेन्ड रहे। तो इस प्रोसेस के लिए हमें नीड लगती है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हमें क्या करती है अब काम? ये हमें हेल्प करती है इन वेस्ट, इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से रिलीज करने के लिए। ग्रेट। इन द सेम वे हमने अभी देखा कि जो एक सेल होती है, एक सेल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, इसको फूड चाहिए, इसी सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन अभी बेटा हमारी एक सेल जो है, फॉर एग्जांपल हमारे फुट के अंदर है, हैंड के अंदर है, इसको ये ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा वहाँ पे? इसको ये ग्लूकोज कौन पहुंचाएगा वहाँ पे? ग्रेट। तो बेटा इसी के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, ये ऑक्सीजन पहुंचाना, ये फूड पहुंचाना, कोई भी मटेरियल पहुंचाना किसी भी जगह पे हमारे बॉडी में। इसके लिए हमारे पास रहता है एक सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या सिंपली सर्कुलेशन, जो हमें हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट कराने में किसी भी सब्सटेंसेस को, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन, वेदर इट इज़ फूड और एनी अदर थिंग। सो हमने देखा सिंपली लाइफ प्रोसेसेस। अब सिंपली क्या होते हैं? बस ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखेंगे या मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेंगे और परफॉर्म करा के देंगे हमारे बॉडी की मेंटेनेंस को, हमारे बॉडी की रिपेयर को। ओके। तो ऐसे सारे के सारे प्रोसेसेस को हम सिंपली लाइफ प्रोसेसेस नाम देते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए ऐसे प्रोसेसेस के, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि रेस्पायरेशन, जैसे कि एक्सक्रीशन, जैसे कि सर्कुलेशन। तो इनका डिफरेंट काम हमने डिस्कस किया हुआ है। ग्रेट। चलिए हम पहले बात करते हैं हमारी इस पहली प्रोसेस की, दैट इज डाइजेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डाइजेशन वी विल सी हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। एक ऑर्गेनिज्म पहले अपना फूड ऑब्टेन कैसे करता है। ओके। चलिए जानेंगे इस चीज को हम यहाँ पे। गुड। अगर हम बेटा देखेंगे पहले एक प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को टेकन करते हैं, यानी कि फूड खाते हैं, और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं। पहले फूड खाना और फिर उस फूड को यूटिलाइज करना, किसके लिए? लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हमारे बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर रखने के लिए। ग्रेट। ऐसी प्रोसेस को हम पहले सिंपली नाम देते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सिंपली क्या है? बस टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड। पहले फूड खाना और खाने के बाद उसको यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिंपली न्यूट्रिशन। गुड। अब आप सब देखते हैं कि जो ये न्यूट्रिशन है, यानी कि मूड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इट इज़ नॉट सिमिलर इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ये हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक इट डिफरेंट वेज। हर कोई ऑर्गेनिज्म, जो बड़े डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग वे से न्यूट्रिशन करते हैं, अलग वे से फूड इनटेक करते हैं। ग्रेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर हमारे पास प्लांट्स होंगे। ओके। आप देख रहे हैं बेटा प्लांट्स को हम कोई भी खाना सामने नहीं रखते हैं, कोई रोटी सामने नहीं रखते, ये प्लांट खा लो आप इस रोटी को। नो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ग्रेट। तो अब अगर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
हमारे पास मेन टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास। ग्रेट। एक न्यूट्रिशन के मोड को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक मोड को हम नाम देते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रेट। लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? जैसे कि हम देखते ही है यहाँ पे ऑटो, AUTO, ऑटो, ऑटो मीन सेल्फ। तो यहाँ पे मतलब क्या है इसका, इस सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का सिंपली मतलब रहेगा ऐसा कि जो एक ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता होगा अपने लिए। ओके। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, हम देखते बेटा जो ह्यूमन बींग्स है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर अपने लिए नहीं करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि एक ह्यूमन बींग तो खेत में जाता है, एग्रीकल्चर को यूज़ करके वहाँ पे फूड बनाता है अपने लिए फिर खाता है। नो, इसको ऑटोट्रॉपिक नहीं कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऐसा रहेगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करेगा फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड अपना प्रिपेयर करेगा। ग्रेट। तो अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक वाटर है। ओके। तो ये है सिंपल सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम देखेंगे फिर ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, दैट इज प्लांट्स। ओके। प्लांट्स क्या काम करते हैं? सिंपली बेटा प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, बस इनको कुछ भी अब बाकी नहीं करना पड़ता है। ये खुद ही अपना फूड बनाते हैं। कैसे? हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेट। हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है वाटर, और हमारे यहाँ पे बेटा प्रेजेंट रहती है सनलाइट भी, हमारे सन से जो सनलाइट आती है। गुड। इन्हीं डिफरेंट कंपोनेंट्स को ये यूज करके ये हमारा प्लांट अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपना फूड बनाता है। गुड। अब ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिंपली कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय ओन। ओके। खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करता है अपने लिए, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि वाटर है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। तो इन्हीं चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, और वो भी कहाँ पे? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? ग्रेट। क्लोरोफिल को हम बेटा अभी दूसरे स्लाइड में देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल क्या रहता है और कहाँ पे होता है। गुड। फॉर एग्जाम्पल हमारे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो है बेटा इस वे से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इनको कोई खेती बाड़ी की नीड नहीं पड़ती है। गुड। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम बेटा देखेंगे जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक को हम नाम देते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। बेटा फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करता है अपने लिए, बट इन प्रेजेंस ऑफ फोटो, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बेटा नाम देंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। ओके। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये बेटा प्रोसेस का यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का ये यूज करते हैं। गुड। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बाय यूजिंग सनलाइट। तो अब ऐसे फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सनलाइट का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ये एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ग्रेट। तो फोटोसिंथेसिस बेटा अब सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम करते हैं। गुड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा कुछ प्लांट्स है या कुछ ग्रीन बैक्टीरियाज हैं। और एक टाइप है बेटा हमारे इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। बेटा कीमो का मतलब रहता है केमिकल, केमिकल, केमिकल। ग्रेट। तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय देमसेल्व्स, बट इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल। ओके। अगर बेटा केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड ऑब्टेन करेगा, अपना फूड बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, जैसे कि बेटा हमारे पास सल्फर बैक्टीरियाज रहते हैं, वो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर जो है अपना फूड बनाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमो
ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम नाम देते हैं कीमो ऑटोट्रॉपस, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। ओके, उसको हम बेटा कहेंगे कीमोसिंथेसिस। ग्रेट। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, हमने कहा था कि सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हमें ये प्लांट बेटा बना के देता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन ये बेटा रिलीज करता है, और 6 टाइम्स वाटर भी ये रिलीज करता है। चलिए इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे डिटेल में। चलिए पहले हम जानेंगे इस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या था और ये कहाँ रहता है। बेटा जो हमारे प्लांट सेल्स रहते हैं, हमारी जो ये प्लांट सेल रहती है, इस प्लांट सेल के अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनली रहता है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, और इस ऑर्गेनली को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, इस ऑर्गेनली को नाम देंगे क्लोरोप्लास्ट। गुड। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ये डबल मेम्ब्रेनड स्ट्रक्चर रहता है, इसके दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाला रहता है इनर मेम्ब्रेन। गुड। और जो ये स्पेस आप देख रहे हैं इसको हम नाम देंगे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको नाम देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। गुड। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो भी कुछ ये एरिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया, इस पूरे के पूरे एरिया को बेटा हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। इस पूरे के पूरे एरिया को नाम हम देंगे स्ट्रोमा। गुड। अब जो ये स्ट्रोमा है बेटा, इस स्ट्रोमा में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं बेटा, जैसे कि कॉइन्स पाइल अप हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि एक कॉइन है, फिर दूसरी कॉइन है, फिर तीसरी कॉइन है। ओके, ये बेटा एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। गुड। इस बंडल लाइक स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं ग्रैनम, इसको हम नाम देते हैं ग्रैनम। ओके, इस बंडल लाइक स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं ग्रैनम। गुड, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे ग्रैनम। गुड। अब जो बेटा ये ग्रैनम्स होते हैं, अगर हम इस एक एक कॉइन की बात करेंगे, ओके, इस ग्रैनम में से बेटा हम एक कॉइन निकालेंगे, इस एक कॉइन को बेटा हम नाम देंगे थाइलाकॉइड, इसको हम नाम देंगे थाइलाकॉइड। गुड। अगर हम बेटा इस थाइलाकॉइड को देखेंगे, जो ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन रहता है, ओके, इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। ग्रेट। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बेटा प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। गुड। तो बेटा यही क्लोरोफिल हमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। कैसे करेगा हेल्प? ये बेटा एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। गुड। ये हमें एब्जॉर्ब करके देता है सनलाइट को, जो हमें काम में आता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ग्रेट। तो इन दिस वे हमने देखा कि ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ग्रेट। तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इन द क्लोरोप्लास्ट। गुड। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है ये, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। चलिए बेटा अब हम इस देखेंगे इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। गुड। Photoautotropic mode of nutrition is the process of formation of food by the process of photosynthesis. बेटा photosynthesis simply क्या है? It is the photoautotropic mode of nutrition. Okay? It is the photoautotropic. It is the process of photoautotropic mode of nutrition. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करता है। ओके, उसको हम सिंपली नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, या हम कहेंगे सिंपली फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस सनलाइट as a source of energy along with carbon dioxide and water for the formation of glucose. Good. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है सनलाइट को, किस लिए? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और क्या यूज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करेगा, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसी प्रोसेस को हम बेटा सिंपली नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। गुड। चलिए हम जानेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हमारे इस प्लांट को किस चीज़ की नीड पड़ती है, कौन सा मटेरियल हमें चाहिए हमारे इस प्लांट को कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। ग्रेट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको चाहिए सनलाइट, क्योंकि बेटा जो सनलाइट है ये इसको यूज़ करता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इसको यूज़ करता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड। ये इसको यूज करेगा एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट, हमें चाहिए क्लोरोफिल, जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये हेल्प करता है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, ये इसको हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल। गुड। इसके बाद हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। गुड।
ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे आएगा हमारे प्लांट में? ग्रेट बेटा, ये आएगा हमारे एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो ये एंटर होता है स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। गुड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एंटर होता है हमारे लीफ में, तब जाके जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है तब वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है इसी स्टोमेटा के थ्रू ही। गुड। ये स्टोमेटा है ही क्या? ये स्टोमेटा बेटा सिंपली प्रेजेंट रहते हैं ऑन द लीफ, जो बेटा हमारे प्लांट का लीफ रहता है। इसी लीफ के ऊपर बेटा स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गॉड सेल्स सराउंड किए हुए होते हैं। अभी हम उनको देख लेंगे। गुड। और इसके बाद हमें चाहिए वाटर। जो वाटर है बेटा, वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी आते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये भी बेटा लिए जाते हैं इस रूट के थ्रू फ्रॉम द सॉइल। ओके। और जो नाइट्रोजन है ये असल में एक एसेंशियल एलिमेंट होता है हमारे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि जो हमारा प्लांट है उसको प्रोटीन्स भी बनाने पड़ते हैं, तो ये नाइट्रोजन ये प्रोटीन्स बनाने के काम में आता है एंड अदर कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है। गुड। तो अब हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो द रॉ मटेरियल्स आर सिंपली सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water. Okay, these are the raw materials which are used for the plant in the process of photosynthesis. Now we will see what is the site of photosynthesis. अब ये photosynthesis होती कहाँ पे है प्लांट में? क्या फ्रूट में होती, क्या लीव्स में होती, ब्रांचेस में होता, स्टेम, रूट्स कहाँ पे होता है? ओके, सिंपली बेटा जो साइट है इस प्रोसेस की वो है सिंपली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। हमने अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया है, तो बेटा इसी क्लोरोप्लास्ट में ही जो है ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की होती है, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ग्रेट। तो बेटा ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है इसके अंदर बेटा जो एक मिनरल रहता है डैट इज मैग्नीशियम। इसके अंदर बेटा मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। ओके, जिस तरह हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, इसी तरह इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। ये ग्रीन पिगमेंट रहता है, और जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर होता है डैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट डैट इज क्लोरोफिल। गुड। नाउ यहाँ पे आप बेटा ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देख सकते हो। ये बेटा एक प्लांट है, लीफ है इसका, तो यहाँ पे इसको सनलाइट चाहिए, एनवायरनमेंट से इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और सॉइल से इसको वाटर चाहिए। ओके, तो बदले में ये क्या देता है? इन तीन चीज़ों को मिला के बदले में बेटा ये ऑक्सीजन देता है, बदले में ये शुगर मॉलिक्यूल्स देता है यानी कि ग्लूकोज देता है। ग्रेट। जो बेटा इसको अपने लिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और बाकी प्लांट्स बाकी एनिमल्स बेटा इस पे फीड करते हैं, उनको भी वही ग्लूकोज फिर मिलता है। ग्रेट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now we will see what are the main events which occurs during the process of photosynthesis. ये photosynthesis होती ही कैसे हैं? ओके, चलिए जानेंगे। बेटा पहले क्या काम होगा? पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की जाएगी बाय क्लोरोफिल। तो बेटा जो हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या काम करेगा? सिंपली वो पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब उसने बेटा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या करेगा उस सनलाइट को? वो सिंपली बेटा क्या काम करेगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को बेटा अब ये कन्वर्ट पहले करेगा केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। फिर क्या काम किया जाएगा इस केमिकल एनर्जी से? हमें पता है कि हमारे इस प्लांट को मिला है वाटर फ्रॉम द रूट्स, इसको मिला है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये अब सिंपली बेटा क्या काम करेगा? ये जो वाटर ऊपर गया है H2O वाटर, इसको इसी केमिकल एनर्जी के हेल्प से ब्रेक किया जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको बेटा ब्रेक किया जाएगा किस किस चीज़ में? एक हाइड्रोजन में, एक ऑक्सीजन में। जो बेटा ये ऑक्सीजन है इसको रिलीज किया जाएगा, ये निकल गया बाहर। हम कहते हैं ना प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, तो बेटा ये ऑक्सीजन निकला बाहर, बचा क्या? हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को क्या काम किया जाएगा? देखिए हमें पता है हमारे प्लांट को मिला था कार्बन डाइऑक्साइड भी। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या काम किया जाता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा रिड्यूस किया जाता है, इसको रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन होती है। बेटा रिडक्शन का मतलब होता है सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी कंपोनेंट, ओके, उसको हम सिंपली कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या काम किया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, मतलब क्या, इसको हाइड्रोजन मिलाया जाता है। तो जब बेटा इसको हाइड्रोजन मिल गया तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑन रिड्यूसिंग ये बेटा चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, यानी कि C6H12O6 में। अगर आप बेटा अब तक देखेंगे इससे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ओनली कार्बन था और ऑक्सीजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन जब इसको हाइड्रोजन मिल गया तब जाके बेटा ये बन गया C6H12O6। तो बेटा अब जाके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया। तो सिंपली क्या हुआ, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की गई, उस सनलाइट को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी ने बेटा क्या काम किया, इसको यूज़ किया गया सुप्लिटिंग में, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर में। वाटर जब ब्रेक हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया गया, जो ये बाकी बचा है हमारा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बेटा रिड्यूस किया गया, इसको यूज़ किया गया रिडक्शन में, ओके। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को मिला, ये हाइड्रोजन रिड्यूस करने की हेल्प से, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन से, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चेंज हो गया कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में। तो यही हमारी एम थी कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एक प्लांट अपना फूड बनाता है। तो फूड इसने अब सिंपली क्या बनाया, यही शुगर, यही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाया इसने। ग्रेट। चलिए बेटा, अब हमने तो देख ही लिया है कि जो ये फोटोसिंथेसिस ये कैसे हो रही है, लेकिन अभी भी एक बात हमारी पेंडिंग है, डेट इज स्टोमेटा क्या है, ओके। ये स्टोमेटा था क्या, क्योंकि इसी स्टोमेटा के हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंटर हुआ था हमारे इस प्लांट में। चलिए अब देखेंगे हम पहले स्ट्रक्चर इस स्टोमेटा का, ये स्टोमेटा कैसा दिखता है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। चलिए जानेंगे इस चीज़ को हम। गुड। अगर स्टोमेटा को हम देखेंगे बेटा, स्टोमेटा सिंपली एक टिनी पोर्स रहते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो एक लीफ रहता है, लीफ के सरफेस पे ये बेटा प्रेजेंट रहते हैं, ओके। टिनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा इनका फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, क्योंकि हमने देखा एक प्लांट को यूज़ में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तब जाके रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो यही है कि जो अब ये स्टोमेटा है ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। दूसरी बात, ये बेटा लॉस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो बेटा इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स भी लॉस होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। बेटा हमारा प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सिंपली ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू लीव्स, ओके। तो ये स्टोमेटा ये काम भी करते हैं। गुड। चलिए अब हम देखेंगे बेटा स्टोमेटा कहाँ पे रहता है। अगर हम बेटा देखेंगे, ये एक लीफ है हमारा, ये एक लीफ है हमारा। तो ये जो बेटा लीफ का ये सरफेस है, इसको हम सिंपली कहते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड हम इसको कहते हैं। तो जो आपने बेटा ये लाइनस लाइक स्ट्रक्चर्स आपने लीफ में देखे होंगे, इनको हम नाम देते हैं सिंपली मिड रिब्स, ओके। इनको हम नाम देते हैं मिड रिब, इस बीच वाले को, और जो ये साइड से निकलता है इनको हम साइड रिब्स कहते हैं, या हम इनको वेनस भी कहते हैं। गुड। अब क्या बात है बेटा यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे जूम करेंगे, इस स्ट्रक्चर को, इसकी थिकनेस को बेटा जूम करेंगे, तो थिकनेस को जूम करने के बाद हमें क्या दिखता है, जो सबसे पहले वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये बेटा एक वैक्सी लेयर रहती है जिसको हम वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। और आपने देखा होगा इसका बेटा फंक्शन ये होता है कि अगर आपने बेटा देखा होगा कभी बारिश आते हुए, इस लीफ पे बेटा जो वाटर होता है वो रुकता है नहीं, वो सीधे के सीधे नीचे गिर जाता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सी क्यूटिकल लेयर। अगर हम सेकंड लेयर देखेंगे, फिर उसके बाद जो वेरी फर्स्ट लेयर रहती है इस लीफ की, डैट इज अपर एपिडर्मिस। गुड, डैट इज अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के बाद कुछ स्पेशल सेल्स बेटा रहते हैं, मीजोफिल सेल्स हमारे पास रहते हैं यहाँ पे, और कुछ अदर सेल्स यहाँ पे रहते हैं जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनके पास ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इस लीफ का बिल्कुल बैक साइड, तो इसी लीफ के बैक साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्स रहते हैं प्रेजेंट, ये पोर्स। तो इन्हीं पोर्स को हम नाम देते हैं यहाँ पे स्टोमेटा, और ये पोर्स गॉडेड रहते हैं साइड से दो सेल्स से, जिनको हम गॉड सेल्स नाम देते हैं। चलिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये एक सेल है साइड में,
और ये दूसरी सेल है इस साइड में। इन दोनों के दोनों सेल्स को हम नाम देते हैं गॉड सेल्स। ओके, ये होते हैं गॉड सेल्स। गुड। और यही गॉड सेल्स के अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटल पोर। और यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है इन स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेट। तो इन दिस वे हमने देखा कि ये स्टोमेटा कैसा दिखता है। गुड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है हमारे गॉड सेल्स, और यही गॉड सेल्स के बिटवीन जो ये पोर बनता है इसी को हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। गुड। और ये जो साइड वाले सेल्स होते हैं बेटा, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल, इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, अब ये गॉड सेल्स, ये स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल्स, इनको हम बेटा कलेक्टिवली नाम देते हैं स्टोमेटल apparatus। इनको हम नाम देते हैं स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus। गुड। तो स्टोमेटल apparatus अब किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है सब्सिडरी सेल्स का, स्टोमेटल पोर का, और ये गॉड सेल्स का। ओके, गॉड सेल्स का। तो ये थ्री constituent subsidiary cells, stomatal pore and God cells are collectively known as stomatal apparatus। इसको हम नाम देते हैं stomatal apparatus। चलिए बेटा, तो इन दिस वे हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ओके, तो सिंपली हमने देखा अब तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ऑब्टेन करता है अपने लिए फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, लाइक सनलाइट। ओके, तो इसको हम सिंपली नाम देते थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या रहता है? गुड। चलिए, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपली मीनिंग होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट और अनदर एनिमल फॉर फूड इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है किसी और प्लांट पे खाने के लिए, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बेटा डियर की बात करेंगे। ये डियर क्या काम करती है? ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है, ये सनलाइट में नहीं बैठती है कि मुझे ग्लूकोज मिले। नो, ये क्या काम करती है फिर? ये किसी प्लांट को खाती है, ये ग्रास खाती है। ओके, अपना फूड के लिए। या हम देखेंगे बेटा किसी और एनिमल को, फॉर एग्जांपल हम टाइगर को देखेंगे, हम लायन को देखेंगे, वो किसी अदर एनिमल को पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर को ही पकड़ते हैं खाने के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिंपली नाम देते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा मोड है एक न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है किसी दूसरे प्लांट पे या एनिमल पे अपने फूड के लिए। उसको हम सिंपली नाम देते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। An organism that carries out heterotropic nutrition is called as heterotrophs or animals. Simply, अब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम सिंपली नाम देते हैं हेटेरोट्रॉप। ओके, उसको हम हेटेरोट्रॉप्स नाम देंगे, या हम उसको हम सिंपली हेटेरोट्रॉप्स नाम देंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारी एनिमल्स। ओके, तो जो एनिमल्स है सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स ही रहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स सच एज। अब जो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहले मोड को हम नाम देते हैं सिंपली सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे मोड को हम नाम देते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड मोड को हम नाम देते हैं होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए हम इनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? सैप्रोफाइट्स, एनिमल्स विच फॉलो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहली बात, जो एनिमल्स ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे उनको हम नाम देते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, जो एनिमल्स सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। तो अब ये है क्या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये सिंपली एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करेगा फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है ये डेड हो चुका है, डिके हो चुका है। अब इसी डेड एंड डिके मटेरियल से कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड ऑब्टेन करेगा तो इस मोड के न्यूट्रिशन को हम सिंपली नाम देते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। आप यहाँ पे बेटा देख रहे हैं ये एक वुड लॉग है, ये डेड हुआ है, डिकम्पोज हो चुका है, और आप देख रहे हो यहाँ पे मशरूम्स निकल रहे हैं। ओके, मशरूम्स निकल रहे हैं। तो जो ये फंगस है, मशरूम्स एक्चुअली फंगस रहता है,
तो जो ये फंगस है ये अपना फूड ऑब्टेन करता है कहाँ से, डेड एंड डिके मटेरियल से, ओके, अपने फूड के लिए। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिंपली नाम देते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये असल में बेटा क्या काम करते हैं ये मशरूम्स, ये पहले इस डेड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ये इसको वहीं पे डाइजेस्ट पहले करेंगे, बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे। तो जो फिर सिंपल फूड वहाँ पे बनेगा, डाइजेशन हम करते ही है, एक कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करते हैं सिंपल फॉर्म में। तो जब सिंपल फॉर्म बाहर ही बन गया, बॉडी के बाहर ही सिंपल फॉर्म में ये फूड बन गया, फिर इसी सिंपल कंपोनेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो इनको अपना फूड मिल गया। तो इसको हम नाम देते हैं सिंपली सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बेटा रहता है ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे डेड वुड लॉग पड़ा हुआ है, ऐसे ही कितने एनिमल्स डेड हुए होते हैं। अगर वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ये सैप्रोफाइट्स क्या काम करते हैं, हमारे इस इकोसिस्टम को क्लीन भी करते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम को क्लीन भी करते हैं। तो इस मोड के न्यूट्रिशन को हम सिंपली नाम देते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रेट। तो सम एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स आर फंगस, जैसे फंगस है, ओके, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियाज भी ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। Saprophytes release certain enzymes to act on the complex organic matter. It works by breaking it down into constituents which can be easily consumed by them. जैसे कि मैंने कहा ये पहले ही क्या काम करते हैं, ये जो एक वुड लॉग होगा या कोई डेड बॉडी होगी, इस पे ये पहले कुछ एंजाइम सेक्रेट करेंगे जिससे ये कम्प्लेक्स मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फूड में, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, फिर ये यही सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करते हैं। तो इस मोड को हम नाम देते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब है सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल एक देखेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट को सराउंड कर रहा है कोई और प्लांट, इसको कोई और प्लांट ऊपर से सराउंड कर रहा है। आप देख रहे हैं जो ये बेटा पहला प्लांट है, ये जो मेन प्लांट है, ये बेटा काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ओके, ये सनलाइट लाता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाकी सारा वाटर को ब्रेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, तब जाके अपना फूड बनाता है। लेकिन ये जो दूसरा प्लांट है ये क्या काम करता है, सिंपली ये राउंड हो जाता है इसको, ओके, इसको बेटा इसने सराउंड कर दिया। अब क्या काम ये करता है, ये प्लांट को, ये प्लांट के अंदर अपने रूट्स लगा देता है। ये दूसरा प्लांट जो है ये अपने रूट्स इस प्लांट के अंदर डालता है, सीधे जाइलम एंड फ्लोएम के पास। तो जो इस प्लांट ने अपना फूड बनाया होता है, ये सिंपली ये प्लांट आता है, ये दूसरा, और वो फूड डायरेक्टली लेता है, इसको किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ती, ये कोई फोटोसिंथेसिस पर नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। तो इस मोड को हम नाम देते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे दूसरा ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट तो लिविंग है, इसने लिविंग से ही अपना फूड ले लिया। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखते हो, ये एक लीफ है, ओके, ये एक लीफ है, तो इस लीफ पे, ये एक लिविंग लीफ है, इस लीफ पे आ गए इंसेक्ट्स, इस पे आ गए बाकी सारे बैक्टीरियाज वगैरह। इन्होंने क्या काम किया, जो भी इस प्लांट का फूड था वो ये यहाँ से लेने लगे। फूड बनाया था प्लांट ने, लेकिन खा लिया किसी और ने। इसी तरह बेटा हमारे बॉडी में भी जो है, अगर हम देंगे लाइसिस, ओके, ये जो लाइसिस बेटा रहते हैं ये यूजुअली रहते हैं ऑन द हेयर्स, ओके, इन द कैटल्स या ह्यूमन्स में भी रहा करते थे लाइसिस, आज अब नहीं रहते हैं। तो ये जो लाइसिस होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे बॉडी से ब्लड मील लेते हैं, ओके, ब्लड सक करते हैं। ये इनको बिल्कुल रेडीमेड मिल रहा है, इनको खुद कोई काम नहीं करना पड़ता है, बस डंक मारा और ब्लड ले लिया। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में टैप वर्म्स रहते हैं, वो भी जब हम डाइजेस्टिव फूड करते हैं वो उसी डाइजेस्टेड फूड को ही सीधे खा लेते हैं, उनको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो इस मोड को हम सिंपली नाम देते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और अनदर ऑर्गेनिज्म, जो बेटा रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, जैसे कि टैपवर्म रहती है हमारे बॉडी के अंदर ही, या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ओके, एंड एक्वायर फूड, और वहाँ से ही अपना फूड लेते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, और होस्ट से अपना फूड लेते हैं। अब होस्ट क्या है, जैसे कि बेटा यहाँ पे ह्यूमन जो है वो होस्ट बना, ओके, और जो ये टर्माइट है यहाँ पे, ये टर्माइट यहाँ पे पैरासाइट बना, ओके। इसी तरह ये जो ये प्लांट है मेन प्लांट, ये होस्ट है, और ये जो ऊपर वाला इसको खा रहा है फूड इसका, इसको नाम देंगे पैरासिटिक प्लांट। गुड। मोस्ट पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू द होस्ट, बेटा यूजुअली जो अब ये पैरासाइट्स रहते हैं ये होस्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं, ओके।
समटाइम्स दे इवन किल द होस्ट, और कभी कभी ये पैरासाइट्स एक होस्ट को किल करते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स में सर्व एज होस्ट, तो बेटा प्लांट भी होस्ट हो सकता है एंड एनिमल भी होस्ट हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम इन पैरासाइट्स के देंगे, जैसे कि बेटा लॉयस रहती है ह्यूमन हेड में, या कस्क्यूटा प्लांट होता है, या टैपवर्म्स ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब हम जानेंगे लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजाइक न्यूट्रिशन, होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ये होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, ये क्या रहता है बेटा? होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब ये रहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स फूड ही खाता है। ओके, वो कम्प्लेक्स फूड खाएगा पहले, और उस कम्प्लेक्स फूड को फिर सिंपल फूड में कन्वर्ट करके यूज करेगा। ओके, ये किसी और ऑर्गेनिज्म का फूड नहीं खाता है। ओके, जो किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना फूड बनाया होता है वो उसको नहीं खाता है, फिर ये कम्प्लेक्स फूड ही खाता है पहले, फिर उसको डाइजेस्ट करके अपना फूड ऑब्टेन करता है वहाँ से। तो इस मोड की न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड हम करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में। पहला टाइप है हर्बीवोर्स। ये हर्बीवोर्स बेटा क्या काम करते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओनली एंड ओनली प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे कि काउज है, बफेलोज है, डियर, एलिफेंट, ओके, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। फिर है कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस क्या करते हैं काम? ये ओनली एंड ओनली फीड करते हैं अदर एनिमल्स को, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि ये ओनली एंड ओनली मीट खाते हैं। ओके, जैसे कि लॉयन है हमारे पास, टाइगर है, लीपॉड है, ये सारे के सारे कॉर्निवोरस कहलाते हैं। ओमनिवोरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खाएंगे, यानी कि ये एक तो प्लांट मटेरियल भी खाएंगे और एनिमल मटेरियल भी खाएंगे, यानी कि मीट भी खाएंगे और ये प्लांट्स को भी खाएंगे। जैसे कि बेटा ह्यूमन बींग्स है, ओके, ये ओमनिवोरस है, जैसे पिग है, कॉकरोच, चिंपैंजीज वगैरह, ये सारे के सारे जो है ओमनिवोरस कहलाते हैं। अगर हम देखेंगे इस होलोजाइक न्यूट्रिशन को एमीबा में, तो एमीबा कैसे ये होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे ये होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। बेटा ये अमीबा है हमारा, ये एक सिंगल सेल रहता है। ये क्या काम करता है? जब इसको बेटा फूड जो है डिटेक्ट होता है अपने सेंसरी सिस्टम से, जब ये इस फूड को बेटा डिटेक्ट करता है कि फूड है मेरे सराउंड में, ये क्या काम करता है? ये बेटा अपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करने लगता है इस फूड के अराउंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको सराउंड करने लगता है और ये एक फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने। इसको हम नाम देते हैं सीडोपोडिया। इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं सीडोपोडिया। गुड। तो जब इसने सीडोपोडिया फॉर्म किए, तब ये क्या काम करता है? इस फूड मॉलिक्यूल को सराउंड करता है। ये इसने बेटा फूड मॉलिक्यूल को सराउंड कर दिया। जब इसने इस फूड मॉलिक्यूल को सराउंड कर दिया, अब इसने इस फूड मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अंदर ला लिया, और बॉडी के अंदर लाने के बाद इस फूड मॉलिक्यूल को अब हम बेटा फूड वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि अब जो ये फूड है, इस फूड को सराउंड करता है इसी अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेटा कट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से, और ये अंदर चला जाता है। गुड। तो इसको अब हमने नाम दिया है फूड वैक्यूल यहाँ पे। तो जब ये फूड वैक्यूल बेटा अंदर चला गया, अब यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करने लगेंगे ये अमीबा, इसको डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखते हो बेटा ये डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद अब जो मटेरियल्स बेटा एब्जॉर्बल होंगे, जो उसको काम में आएंगे मटेरियल्स, ग्लूकोज वगैरह, वो बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा। इस फूड वैक्यूल से वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो बेटा यूज़ करेगा ये अमीबा अपने बॉडी के लिए, एनर्जी ऑब्टेन कर रिलीज़ करने के लिए वो उसको यूज़ करेगा। और उसके बाद जब इसने असिमिलेशन कर दिया, अब ये असिमिलेशन क्या, मैं आपको सारे स्टेप से भी समझा दूंगा। तो इसके बाद इसने क्या काम किया, अब कुछ फूड जो है वो बेटा रिमेनिंग रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ये अमीबा, तो इस फूड को अपने बॉडी से रिलीज़ करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा इसने इस फूड को बाहर निकाल दिया। ये अब ऐसा फूड कंपोनेंट था जो इसने डाइजेस्ट नहीं कर पाया। गुड। तो यूजुअली बेटा अब जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है अमीबा में होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होती है डिफरेंट 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप, जब इसने इस फूड को खाया था, ओके, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंजेशन। खाने को, इनटेक ऑफ द फूड को सिंपली नाम देते हैं इंजेशन। गुड। सेकेंड स्टेप में इसने क्या काम किया, फूड को अंदर लाया बॉडी के अंदर, फिर किया इसको डाइजेस्ट, इसको ब्रेक किया, यानी कि जो कम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डाइजेशन। तो सेकंड टाइप में इसने क्या काम किया, इसने कर दिया डाइजेशन।
थर्ड पॉइंट में इसने क्या काम किया, जो ये डाइजेस्टेड फूड हुआ इसको एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टेड फूड इस फूड वैक्यूल से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसको फोर्थ स्टेप में इसने उस फूड को यूज़ किया। ओके, उसने इस फूड को यूज़ किया, जो इसने एब्जॉर्ब फूड किया उसको यूज़ किया, तो उसी यूज़ करने को हम सिंपली नाम देते हैं एसिमिलेशन। गुड। एंड लास्ट पॉइंट, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, इस अनडाइजेस्टेड फूड को इसने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, इस प्रोसेस को नाम देते हैं इजेशन। तो अगर अब हम देखेंगे, जो एक एमीबा होता है वो डिफरेंट 5 स्टेप्स में अपनी न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला स्टेप इंजेशन, जब इसने फूड को खा लिया था। देन डाइजेशन, इसने फूड को डाइजेस्ट किया। थर्ड पॉइंट एब्जॉर्प्शन, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया। फोर्थ पॉइंट, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज़ किया, एसिमिलेशन उसको कहते हैं। और जो फाइनल रिमेनिंग फूड बचा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको इजेशन किया, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, उसको कहते हैं इजेशन। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, यानी कि हम देखने वाले हैं डाइजेशन। ओके, डाइजेशन कैसे होती है। चलिए पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे करेगा एक ऑर्गन, यानी कि अपना फूड कैसे खाएगा। जो ह्यूमन्स होते हैं वो भी ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि वो दोनों चीज़ें खाते हैं, एक प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। गुड। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। बीइंग मोर कम्प्लेक्स, जो अब ह्यूमन्स होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम इनके बॉडी में रहता है। इनके बॉडी में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है जिसमें ये पूरी की पूरी डाइजेशन होती है। जैसे कि हमने अभी एक अमीबा देखा था, अमीबा क्या एक ही सेल था और उसी सेल में पूरे के पूरे काम हुए। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक सेपरेट सिस्टम रहता है ये डाइजेशन करने के लिए, जिसमें प्रेजेंट रहती है एक एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी रहते हैं, तो जो टुगेदर फंक्शन करते हैं इस बॉडी को नरिश करने के लिए। तो इन ह्यूमन्स में भी बेटा 5 स्टेप्स में ये पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। पहला स्टेप है इंजेशन करना, फिर डाइजेशन करना, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन करना। तो ये 5 स्टेजेस आते हैं न्यूट्रिशन के लिए भी इन ह्यूमन्स में। इनमें से जो 4 स्टेजेस है, जैसे कि इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन और इजेशन है, ये बेटा हमारे इस एलिमेंट्री कैनल के अंदर होता है। ओके, जो ये लास्ट स्टेप है यानी कि एसिमिलेशन, बेटा एसिमिलेशन का मतलब ही है फूड का यूज़ करना। वो फूड का यूज़ ओनली एलिमेंट्री कैनल में नहीं होता है, बल्कि वो हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर में होता है, हर किसी सेल में वो बेटा एसिमिलेशन हो जाती है। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं अब डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ये डाइजेशन कैसे ह्यूमन्स करते हैं। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।